परसेंटेज में कराया था वो समझ में आ गया था या नहीं आया था? ठीक है ना। तो परसेंटेज आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ ना हो, तो आप मुझे बता दो, मैं दोबारा उसको करा देता हूँ। नहीं तो फिर वैसे तो जो है परसेंटेज आपकी लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। कौन सा बताइए? आप क्वेश्चन बोलिए। अच्छा चलो, इनका एक क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं ना। बोलिए, बताइए। देखो इनका क्वेश्चन है, इनकम और सेविंग का जो रेशियो है वह कितना है? 11:2। आगे बोलिए। एक्सपेंडिचर ज्ञात करना, इफ सेविंग कितनी है बच्चा? 1520। क्लियर है ना? ये आपके पास जो है क्वेश्चन है, क्लियर है? तो देखो इनका क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग इज 11:2। इफ एक्सपेंड देन फाइंड एक्सपेंडिचर इफ सेविंग इज 1520 रुपीज। क्लियर है? तो आपको एक चीज तो पता ही है, देखो यहाँ देखो मैं कैसे करता हूँ। देखिए, मैं आपको बताया कि इनकम इजिकल टू क्या होती है, तो इनकम इजिकल टू होती है क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होती है इनकम। वो इनकम इजिकल टू है ना। अब मुझे तो इनकम कितनी है 11 और सेविंग कितनी है 2, तो अब मुझे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको पता है इसका मतलब इनकम अगर 11 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 9 यूनिट है, सेविंग कितनी है 2 यूनिट है। अब उन्होंने दे के रखा, सेविंग दे रखी है, सेविंग कितनी दे रखी है 1520, और यहाँ सेविंग यूनिट में कितनी है 2। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 1520 के। तो 1 यूनिट इजिकल टू कितना हो जाएगा? 760 के। क्लियर है ना? आपसे पूछा क्या, इनकम पूछी, तो इनकम कितनी हो जाएगी? तो इनकम हो जाएगी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 9, तो 9 यूनिट पर हो जाएगा 760 इंटू 9। ये आंसर। क्लियर? पूछे पूछे, और बताइए। तो 2 मिनट आपके डाउट ले लेता हूँ, क्योंकि चैप्टर लगभग जो है। बोलिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए, नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए। है किसी का कोई डाउट? किस तरह से? अच्छा 2x मान गया ना आपने? तो वही तो बात। इसके लिए क्या हाँ, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछो, नहीं तो नहीं है ना। चलो अब हम एक काम करते हैं आगे जो है। एक काम करो, आप हेडिंग डालो, इसमें वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना? देखो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन किस तरह से आपके पास पूछे जाएंगे, परसेंटेज में ही होता है, वैसे मैंने करा दिए थे। देखो इधर देखो, एक कोई इस तरह से एक क्लास है। एक क्लास में हिंदी में जो बच्चे पास हुए, हिंदी में पास बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए, वो बच्चे हैं 40%। कितना है? 40%। इंग्लिश में जो बच्चे पास हुए, इंग्लिश में बच्चे पास हुए कितना है? 60%। कितने हुए? 60%। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे। ठीक है ना? तो जो दोनों में पास हुए कितने हुए? 20%। आपको बताना ऐसे कितने बच्चे हैं जो ओनली हिंदी में पास हुए हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो ओनली इंग्लिश में पास हुए। ये आपको जो है बताना। करो इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। देखो इधर देखो, देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आया आंसर? नहीं ना। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आप सपोज करो, दो क्लास है, दो सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश।
आपसे पूछा गया है कि कुछ बच्चे जो है हिंदी में पास हो रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में पास हुए हैं, मतलब हिंदी में पास हो गए, इस बात का मतलब ये हो सकता है कि इंग्लिश में वो फेल हो गया हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे बोला कि इंग्लिश में पास हो गए, उनमें से ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हिंदी में फेल हो गए होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो दोनों में पास हुए हैं। तो इसका जो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको वेन डायग्राम से करते हैं, ऐसे करके एक वेन डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप देखो इधर वाले पोर्शन को, ये देखो ये क्या है, ये हिंदी वाले, ठीक है ना, इसको हिंदी नाम दे दो और इसको इंग्लिश। आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करो तो इसमें सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि इससे बोध से करो। कहाँ से करना? बोध से। तो आप देखोगे ये वाला जो, ये किसको दिखा रहा है? हिंदी को। ये किसको दिखा रहा है? इंग्लिश को। बीच वाला ऐसा पोर्शन है जो किसको दिखा रहा है? कॉमन, दोनों को दिखा रहा है। तो आप ये देखो दोनों में कितने बच्चे पास हुए? 20। इसका मतलब 20 बच्चे तो ऐसे हो गए जो हिंदी में पास है और इंग्लिश में भी। अब मुझे बताओ हिंदी में पास कितने हैं? 40। अच्छा देखो ये वाला 20 इधर भी काउंट होगा, इस साइड भी काउंट होगा। इस बात का मतलब हिंदी में पास से कितने? 40। 20 तो ये काउंट है ही, तो 40 में से 20 गए, कितना बचा? 20। अब आप यहाँ से देखोगे इंग्लिश में कितने पास थे? 60। तो 60 में से 20 तो यहाँ पास है, तो इधर कितने होंगे? 40। तो 60 माइनस 20, 40। हो गया नहीं हो गया? तो आप कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा है कि हिंदी में कितने पास हुए? 20। इंग्लिश में सॉरी हिंदी में कितने पास हुए? 40। लेकिन ओनली हिंदी में 20। देखो ये तो ऐसे बच्चे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पास हुए, ये हैं जो केवल हिंदी में पास हुए, तो ओनली हिंदी वाला 20, ओनली इंग्लिश वाला 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करो इसको। कर दोगे? अब क्लियर है ना? मिटा दें इसको? देखो हिंदी में पास हुए 70, इंग्लिश में पास हुए 60, और दोनों में पास हुए 30। आपको बताना ओनली हिंदी में कितने पास हुए? कितने? ओनली हिंदी में कितने पास हुए और ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए? करो इसको। वेरी, करो इसको, करो। करके नहीं रहे हो आप? बैठ रहे हो तो ऐसे बैठ गए। देखो यहाँ देखो, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। अब मुझे बताओ दोनों में कितने पास हुए? 30। कितने पास हुए? 30। तो 30 तो दोनों में आ जाएंगे। क्लियर है नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मुझे बताओ हिंदी में, ये हिंदी है और ये इंग्लिश, हिंदी में कितने पास हुए? 70। तो 70 में से तो 30 यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे? 40। कितने बचेंगे? 40। इंग्लिश में कितने हुए? तो इंग्लिश में हुए 60, तो 30 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 30। तो आपसे देख लो ओनली हिंदी में 40 और इसमें। क्लियर है? ठीक है नहीं? देखो यहाँ देखो, आपको बताऊं जो टोटल स्टूडेंट है वो है कितने? 600। कितने टोटल स्टूडेंट? 500। और इसमें हिंदी में जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं 300, और इंग्लिश में जो पास हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 400। आपको बताना ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। ठीक है भाई, करो इसको करो। Only Hindi 100, only English 200. ठीक। हाँ, एक तो आते लेट हो तुम लोग, समय से क्यों नहीं आते हो भाई? फिर बोलते हो समझ में नहीं आता, समझ में कैसा आएगा?
आ गया। देखो सुनो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ देखो, इधर देखो, आप ये देखो 300। आप मुझे बताओ टोटल कितने हैं? 500। इसमें हिंदी दे रखा है, इंग्लिश, इसमें ये नहीं दे रखा कि बोथ वाले कितने हैं। तो 300 और 400 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 700। 700 में से 500 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे? 200। इस बात का मतलब ये है कि 200 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पास हुए। 200 कितने बच्चे जो दोनों पास हुए? तो आप ऐसे देखोगे 200 तो यहाँ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब 200 बच्चे ऐसे हैं तो हिंदी में कितने पास हुए? 300। तो 300 में से 200 तो बोथ में आ गए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 100। और इंग्लिश में कितने हैं? 400। 200 यहाँ जाएगा तो यहाँ 200। वेरी गुड, अगर यही आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया आंसर है आप। कर दोगे? 5 किलो जलेबी लो, बांट दो। ठीक है, नहीं आंसर आ गया। बस और बस हो रहा, अब क्या है? अब तो आ गया आंसर। लिखो ये क्वेश्चन। देखो सुनो, एक क्वेश्चन लिखो आप। अच्छा इसमें जैसे, अच्छा ये बताओ, दो डायग्राम का कर दोगे बच्चा? देखो, मैथ्स में जो बच्चे पास हुए हैं वो है 30। इंग्लिश में जो बच्चे पास हुए हैं वो हुए हैं 50। रीजनिंग में जो बच्चे पास हुए हैं वो हुए हैं कितने? 80। मैथ्स और इंग्लिश में जो पास हुए हैं वह कितने हुए? 5। इंग्लिश और रीजनिंग में जो पास हुए वो कितने हुए? 15। रीजनिंग और मैथ्स में जो पास हुए वो कितने हुए? 10। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में जो पास हुए वो हुए 2। तो आपको निकालना है क्या कि ओनली मैथ्स में कितने पास हुए हैं, ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, और टोटल कितने हैं। करो इसको। कौन सा? बेटा पूछो। फाइंड ओनली मैथ्स में कितने पास हुए, ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए, टोटल बच्चे कितने हैं। बेटा आप थोड़ा बहुत। Only maths 17, only English 32, reasoning 57, total students 132. वेरी गुड। दो, दो चार एक पाँच, एक दो तीन चार पाँच। एक हो गया मेरा।
हाँ जी, आ गया। इधर देखो। ठीक है यार। देखो सुनो, इसमें 3 डायग्राम बनाने हैं आपको। कितने बनाने हैं? 3 डायग्राम बनाने। क्लियर है? तो आप यहीं से देखोगे, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा? मैथ्स। ठीक है ना? यहाँ कौन सा होगा? इंग्लिश। यहाँ कौन सा होगा? क्विज। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, देखो जब कभी भी हम शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं, देखो इसका मतलब ये होगा, ये वाला बॉक्स किसको दिखा रहा है? मैथ्स को। ये इंग्लिश को, और ये रीजनिंग। आपको जब भी करना होता है आप बोथ से करते हैं। तो ऐसा कोई नंबर लो जो तीनों में हो, तो तीनों वाला तो ये है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं? तो ऐसे बच्चे हैं कितने? तो कोई कंफ्यूजन है किसी बालक को? ये दे रखा है बेटा, ये देखो, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है ना? ये गिवन है। तो इसका मतलब जो ऐसे 2 बच्चे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं और रीजनिंग भी पढ़ते हैं। क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप यहीं से देखोगे। अब मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ते हैं? तो इंग्लिश और मैथ्स वाले कितने बच्चे हैं? 5। तो देखो ये इंग्लिश है, ये मैथ्स है, ये कितने बच्चे हैं? 5। इसका मतलब ये ऐसा कॉमन वाला कौन सा है? तो कॉमन वाला आप ये यहाँ क्या आएगा फिर? 5 आना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, इंग्लिश और मैथ्स का जो कॉमन है ये है, जिसपे मैं ये मैंने नागिन सी लहरा दी है, ये है। ये मतलब इसका मतलब इसमें टोटल कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। तो 5 होने चाहिए। यहाँ पहले कितने आ रखे हैं? 2। तो ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो पहली गलती यहाँ करते हो। क्लियर है नहीं? तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 3। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इंग्लिश और रीजनिंग कितने पढ़ते हैं? 15। अब यहाँ देखो, इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन कौन सा है बच्चा? इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन ये वाला है, ये है ना? इंग्लिश और रीजनिंग ना, सॉरी, इंग्लिश और रीजनिंग का पोर्शन ये वाला है, ये है। इसमें बताओ इंग्लिश और रीजनिंग कितने पढ़ते हैं? 15। तो 15 में 2 तो ये पहले ही आ चुका है, तो कितना आएगा? 13 आएगा। तो इसको यहाँ पर क्या आएगा? 13। अब ये देखोगे, रीजनिंग और मैथ्स कितने पढ़ते हैं? 10। और रीजनिंग और मैथ्स 10 पढ़ते हैं, यहाँ कितने आ गए? 2। तो यहाँ कितना आएगा? 8। क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैथ्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैथ्स कितने पढ़ते हैं? 30 पढ़ते हैं। तो 30 में से आप ये देखोगे, 8 और 2 10 और 3 13। 13 तो मैथ्स यहाँ आ गए, तो 30 में से 13 गए, कितना बचा? 17। कितने हो गए? 17। अब मुझे तो इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 50। 50 में से कितने हो गए? 13 2 15 3 18। तो कितने बचे? 32। कितने बचे? 32। रीजनिंग करते पढ़ते हैं 80। 80 में से आप यहीं से देख लो, 13 तो 15 और 8 कितने हो? 23। तो 80 में से 23 तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, तो कितने बचे? 57। ये बचे ना? क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? तो 3 का आपको इस तरह से जो है करना। क्लियर है ना? अब आपसे पूछा क्या कि ओनली मैथ्स, तो ओनली मैथ्स वाले कितने हैं? 17। ओनली इंग्लिश कितने हैं? 32। अच्छा टोटल पूछे तो टोटल आप निकाल दो, सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा टोटल के लिए? तो टोटल 17 प्लस 3 प्लस 32 प्लस ये सब कुछ जोड़ो। 132। जी वेरी गुड। टोटल, क्योंकि कुछ चीजें ओवरलैप हो जाएंगी ना, 2 2 बार ऐड हो जाएंगी ना। इन तीनों को ऐड कर दें। अच्छा एक बात, जो बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं वो इंग्लिश में पास हुए होंगे, और जो इंग्लिश में पास हुए हैं रीजनिंग में पास हुए होंगे, तो दोनों जगह ऐड हो जाएंगे 2 2 बार। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो तीनों में पास हुए हैं, तो वो तो तीनों बार जोड़ दो क्या? जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में भी जुड़ रहे हैं, इंग्लिश में भी जुड़ रहे हैं, रीजनिंग में भी जुड़ रहे हैं, तो उसको तो आपने तीनों बार ऐड कर दिया ना। हम्म। हाँ जी।
लिखो इन ए सर्वे, क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। एक आध और कराना है ऐसा, ऐसा हो जाएगा ना वेन डायग्राम का ना। लिखो इन ए सर्वे, इन ए सर्वे it is found that in a survey it is found that in a survey it is found that 58% student likes coffee, 58% student like coffee, 58% student like coffee and 48% student like tea, and 48% student like tea, क्लियर है। while 10% student while 10% student don't like tea or coffee, don't like tea or coffee, क्लियर है। find the percentage of student, find the percentage of student who likes both, who likes both, सही है आंसर, ठीक, करो इसको। 16%. जी भाई 58% स्टूडेंट ऐसे थे जो कॉफी पसंद करते हैं, 48% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ पसंद नहीं करते, ठीक है ना। जी इधर देखो, आया ऑनलाइन में और किसी बच्चे का आंसर आया, और वो नहीं आया क्या किसी का आंसर। देखो यहाँ देखो, अब मुझे बताओ कॉफी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 58% बच्चे क्या पसंद करते हैं, कॉफी। टी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 48% बच्चे टी पसंद करते हैं, क्लियर है ना। अच्छा 10% बच्चे ऐसे हैं जो कुछ पसंद नहीं करते, तो ऐसे भी हैं जो 10% कुछ पसंद नहीं करते, ना ही चाय ना ही कॉफी, तो ये 10% आ गए जिन्हें ना चाय पसंद है और ना ही कॉफी, ये हमारे जैसे हैं। अब एक बात बताओ, कुल मिला के आप ये बताओ 10% तो वो हैं जो कुछ पसंद नहीं करते, तो ये बताओ पसंद करने वाले ओवरऑल कितने हो गए। ये देखो 90% हो गए, 90 हो गए ना। देखो भाई कॉफी पसंद कर रहे हैं 58%, चाय पसंद कर रहे हैं 48, 10%। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी क्लास में इतने परसेंट इसमें पास हुए, इतने परसेंट इसमें पास हुए, मैं कह रहा हूँ कि 10% ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो कुल मिला के 90% ही बच्चे पास हुए। तो 10% कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कुल मिला के लाइक वाले कितने हैं जो कुछ पसंद कर रहे हैं, तो वो है 90%, है नहीं है, क्लियर है। अब मुझे बताओ, ऐसा आप समझ गए, तो ये हो गया टी, ये हो गया कॉफी। हम कुछ ऐसे मान लेते हैं, आपसे पूछा गया कि जो दोनों चीज पसंद करते हैं, जो क्या दोनों पसंद करते हैं, तो हम मान लेते हैं जो बहुत दोनों पसंद कर रहे हैं वो कितने हो गए, एक्स मान लेते हैं, कितने मानते हैं, एक्स। एक्स बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीजों को पसंद कर रहे हैं, क्लियर है, एक्स बालक, कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ टी कितना पसंद कर रहे हैं, 48, तो ओनली टी कितना पसंद कर रहे होंगे, 48 माइनस एक्स, कितना पसंद कर रहे होंगे। अब मुझे बताओ कॉफी कितना पसंद कर रहे हैं, 58, तो ओनली कॉफी कितने होंगे, 58 माइनस एक्स, ये हो गया, क्लियर है ना। अब आप करोगे क्या, अब आप, अब मुझे बताओ ये ओवरऑल अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये तीनों का सम क्या होगा, जो कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं, तो इन तीनों को ऐड करो, 48 माइनस एक्स प्लस 58 माइनस एक्स, और ये ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। अगर ये 90 के इक्वल है मेरे बच्चे, तो आप मुझे बताओ प्लस माइनस कैंसिल होगी, 48 और 58 कितने होते हैं भैया, 106, और ये माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 90।
तो ये हो गया 106, इधर जाके माइनस का 90, इधर जाके प्लस का x हो जाएगा, तो हो गया 16, x इजिकल टू 16। और x था क्या, जो दोनों चीज पसंद कर। क्लियर है ना? देखो सुनो, ऑनलाइन में डिस्टर्ब हो रहा है। देखो x हटा देना है, ठीक है चलो कोई नहीं, x को हटा दो, x को इग्नोर करो। देखो आपको बता, कॉफी कितने पसंद कर रहे हैं, 58। चाय कितने पसंद कर रहे हैं, 48। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 106। ओवरऑल पसंद करने वाले कितने थे, 90। तो इसमें से 90 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 100। ये सही है, ये भी ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन में लिविस करके भी कौन है ऑनलाइन में, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा आप मुझे बताओ, अब क्वेश्चन कर दोगे ऐसा, ठीक है ना? तो देखो, देखो देखो, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इस तरह का हो जाएगा ना वेन डायग्राम का ना। देखो सुनो, चैप्टर बेसिकली खत्म हो गया था, आज डाउट सेशन होने थे आपके ना। अब आप डाउट लाए नहीं हो तो फिर मुझे ही क्वेश्चन कराने हैं ना। है डाउट है आपके किसी के? लिखो, इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 25% ऑफ मैन, 25% ऑफ मैन एंड 33 whole 1/3% of women in the population of town, 25% of men and 33 whole 1/3% of women are married, are married, शादीशुदा, हाँ, are married. What percent population are married? What percent of population are married? What percent population are married? करो, समझ नहीं ना? नहीं ये वेन डायग्राम से क्यों हो गए, तो अलग है, ये वेन डायग्राम का नहीं है। देखो इधर देखो, समझो, इधर देखो बोर्ड पर, किसी बच्चे का ऑनलाइन में बताओ भाई, नहीं आया किसी का भी? देखो आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आप करो, अच्छा ये बताओ, अच्छा बताओ, मैन कितने परसेंट मैन शादीशुदा? 25%। तो 25% का आप फ्रैक्शन निकालो तो कितना हो जाएगा, 1/4। मैंने बताया था फ्रैक्शन में नीचे वाली चीज हमेशा किसको दिखाती है, टोटल। इस बात का मतलब ये है कि टोटल आदमी अगर 4 हैं तो उसमें से कितने लोग शादीशुदा, एक, मतलब 4 में एक आदमी शादीशुदा। अब बात करते हैं किसकी, वुमेन की। तो वुमेन, कितने परसेंट वुमेन शादीशुदा है, 33 होल 1/3%। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। इसका मतलब 3 में कितनी औरतें शादीशुदा हैं, एक औरत शादीशुदा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना? अच्छा ऐसा आप इसको कर सकते हो, आप यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिखो टोटल और यहाँ लिखो मैरिड, यहाँ लिखो टोटल और ये मैरिड वाले। तो इसका मतलब अगर टोटल 4 है तो ये तो मैन के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा
मैन के लिए, और ये वुमेन। तो बताओ 4 में से एक आदमी क्या है, शादीशुदा। तो 4 में से एक आदमी शादीशुदा हो गया, और औरत कितनी, 3 में एक औरत शादीशुदा है। इसका मतलब 3 औरत है, तो शादीशुदा कितनी है, एक। तो आप बेटा एक बात बताओ, कुल मिला के टोटल शादीशुदा कितने हो गए, 2। और टोटल कितने हो गए, 7। इसका मतलब 7 में से कितने लोग शादीशुदा हैं, 2। तो 2/7 परसेंटेज के लिए 100। भाई 2 शादीशुदा हैं, टोटल शादीशुदा ऊपर हो गए, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल परसेंटेज के लिए 100। कितना हो जाएगा ये, 28 सही 4/7। कितने लोग शादीशुदा, करो बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बेटा, in the population of town, in the population of town, 45% men, 45% men and 25% women are married. Women. In the, in the population of town, 45% of men and 25% of women are married. Of town, repeat कर रहा हूँ मैं, in the population of town, 45% men and 25% of women are married. What percent of population are married? $32.14. कितना बाद में, अच्छा 32 आया क्या आंसर, 32 है किसी बच्चे का आंसर, 32.14%. देखते हैं एक बार, गलत है आंसर, 32 होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, है ना, 32 आया किसी का। अच्छा एक बात बताओ, कितने मैन शादीशुदा हैं, तो 45% का फ्रैक्शन निकालोगे, 45/100, तो 5×9 = 45 और 5×2 = 10, यही आएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि 20 में से 9 आदमी कैसे हैं, शादीशुदा। क्लियर है ये बात, वेरी गुड। और वुमेन,
25% का फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब 4 में से एक औरत शादीशुदा। क्लियर है ये बात? अब आप एक बात बताओ मुझे, इधर लिखोगे टोटल और यहाँ लिखोगे मैरिड, तो आप मुझे बताओ टोटल आदमी कितने हैं बच्चे? 20 में से कितने लोग शादीशुदा हैं? 9। और टोटल औरत कितनी है? 4। और शादीशुदा कितनी? 1। क्लियर है? ज्यादातर बच्चों ने करा क्या, इसको जोड़ दे, 20 और 4 24, 9 और 1 10। ऐसा गलत है। देखो, अजय तुमने एक जोक सुना होगा बचपन में कि इस साल आदमियों की ज्यादा शादी हुई है या औरतों की ज्यादा शादी हुई है? बताओ क्या कहता है टाटा? नहीं सुना? तो बताओ, बताओ आप बताओ, इस साल आदमियों की ज्यादा शादी हुई है या औरतों की? दोनों की बराबर ही होंगी, क्योंकि एक शादी के लिए एक आदमी का और एक औरत का होना जरूरी है। क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक शहर है तो जितने आदमी शादीशुदा होंगे, जी, सोसाइटी के रूल ब्रेक नहीं करते हैं। देखो सुनो, आप मुझे बताओ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, जितने आदमी शादीशुदा होंगे इतनी औरतें शादीशुदा होंगी। इस अरे ये रेशियो, देखो रेशियो इस बात को बताता है, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2 में, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 5 में 2 आदमी शादीशुदा हैं। इस बात का मतलब ये होगा कि 10 में 4 आदमी शादीशुदा होंगे। इस बात का मतलब क्या होगा कि 15 में 6 आदमी शादीशुदा होंगे। यही तो मतलब होता है, रेशियो तो एक कंपेयर बताता। क्लियर है ना? जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 20 में 9 आदमी शादीशुदा, इसका मतलब 40 में 18 आदमी शादीशुदा होंगे। क्लियर है ना? तो शादीशुदाओं को बराबर करो। तो जैसे आपको पता है, तो हम एक काम करेंगे, ये टोटल करेंगे, यहाँ मैरिड करेंगे। तो आप यहीं से देखोगे, तो आप मुझे बताओ ये 20 में कितने आदमी शादीशुदा है? 9। तो ये 4 में एक आदमी शादीशुदा है, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि शादीशुदा तो इक्वल होने चाहिए ना। तो बताओ इसी बात का मतलब हो जाएगा 9 चौक 36। 36 में 9 आदमी शादीशुदा हो गए, तो कुल मिला के कितने लोग शादीशुदा हैं? 18। टोटल कितने हो गए? 56। तो इसका मतलब 18 आदमी शादीशुदा है किसमें? 56 में। परसेंटेज के लिए 100। अब इसकी काटपीट मचा दो, कितना आएगा ये? देखो, 2 से काटोगे 9, 2 से काटोगे, 4 से काटोगे, ऐसे जो कुछ भी आएगा 32 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? हाँ तो 32 पॉइंट समथिंग होगा। चलो कर लो इसको। मैंने तो पहले ही बोला था सर। ठीक है, गलती होगी हमसे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो अब आप। लिखो ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5, बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5, 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक आदमी, हिंदी में लिख लो, एक आदमी 5/3 की बजाय, एक आदमी 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसने कितने परसेंट की गलती की? तो उसने कितने परसेंट की गलती की? ए स्टूडेंट, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। करो।
भाई आप क्वेश्चन करो, क्या देख रहे हो कॉपी वगैरह में, कहीं नहीं मिलेगा। वेरी गुड, 64 है, वेरी गुड। देखो सुनो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी से गुणा करने के लिए बोला गया, और उससे बोला कि भाई आप एक काम करो, 5/3 से गुणा करो। किससे गुणा करो? इधर देखो, एक आदमी से बोला गया 5/3 से गुणा करो। आदमी आप ही की तरह था कोई, उसने 3/5 से गुणा कर दी। गलत सुन लिया। तो आपको बताओ, कैलकुलेशन तो गलत आना ही है, आंसर गलत आएगा। आपसे ये पूछा है कि कितने परसेंट आंसर गलत आया। समझ रहे हो ना? जो पहला आंसर था उससे कितने परसेंट आंसर गलत आया। उसने देखो, उसने बोला गया कि भाई आप 5/3 से गुणा करो, लेकिन उसने कितने कितने से गुणा कर दी? 3/5 से। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये तो था सही वाली चीज, और ये थी बेटा गलत वाली चीज। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना? देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, आप क्या काम करो, इस क्वेश्चन को आप एक तो एक्स से कर सकते हो। एक्स से कराना, कराना, एक्स से कराना क्या? हाँ है ना? चलो, एक मिनट कर देखो। अच्छा, पहले एक काम करो, शॉर्ट में एक्स से समझ लो, है ना? इधर देखो, यहाँ देखो, मैं एक्स से करा देता हूँ इधर, है ना? फिर उसके बाद उससे कर लेंगे। देखो, उससे बोला गया कि हम मान लेते हैं लेट नंबर। आप एक काम करो, नंबर मानो कितना? एक्स। तो आप मुझे बताओ, करेक्ट आंसर आना चाहिए था क्या? करेक्ट आंसर जो आना चाहिए था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कितना? 5/3, 5x/3, ये आंसर आना चाहिए था। लेकिन आप मुझे बताओ, उसने गलती से आंसर कितना ला दिया, रॉन्ग ला दिया। कितना ला दिया? 3x/5। ये आंसर गलत आ गया। सही आंसर ये होना चाहिए था, गलत आंसर ये आया है। तो बताओ कितना परसेंट गलत आंसर आया। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आंसर आना चाहिए था 25, आ गया 20, तो कितना आंसर गलत आया? 5। इसका मतलब अगर आप इसका आंसर गलत निकालना चाह रहे हो, तो रॉन्ग आंसर निकालना चाह रहे हो, तो रॉन्ग कितना आ जाएगा? तो आप इसको माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। तो 5x/3 ये आंसर आना चाहिए था, आ गया ये। तो इसमें से माइनस करोगे 3x/5 करोगे। 5×5 = 25, 3×6 = 9, 25 में से 9 गया, कितना हो गया? 16। तो 16/15 एक्स, ये आंसर। बताओ इतने परसेंट आंसर, इतना आंसर गलत आया, लेकिन ये चाहिए किसमें? ये चाहिए परसेंटेज में। तो देखो परसेंटेज में कितने गलत कितना आंसर गलत आया? 16x/5। और अपॉन किससे करेंगे? जो सही आंसर है, सही आंसर तो ये होना चाहिए था ना। किससे करोगे? 5x/3। परसेंटेज के लिए क्या लगाओगे? 100। अब ऊपर वाले ऐसे लिख दो तो ये हो जाएगा 16x/5। ऊपर वाली गुणा जाएगा ये 3 और ये 5, परसेंटेज के लिए 100। अब आप यहीं से काटोगे, ये 15 है ना? तो 3 से काटोगे, 5, 5×5 = 25, चौका 100। तो 16×4 = 64। तो ये तो एक्स है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 64। कॉपी कर लो, अगर कॉपी करना हो तो कर लो, नहीं तो मत करो जी। इधर देखो, देखो आप ऐसे क्वेश्चन का ऐसा भी कर सकते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर करा देते हैं ना। देखो, जब आपको संख्या एज्यूम ही करनी है तो एक्स ही क्यों मानना? ठीक है ना? आप ऐसा कर सकते हो, इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है? 3। इसका डिनोमिनेटर देखो नीचे वाला कितना है? 5। इनके हर लो, और इनका हर का मल्टीपल ले लो। इनका डिनोमिनेटर लो और उसका मल्टीपल लो, या उसका एलसीएम ले लो। तो आप नंबर एज्यूम करो, 3 और 5 का मल्टीपल क्या होता है? 15। तो आप मान लो लेट नंबर, तो नंबर आपने कितना मान लिया? 15। तो इसका मतलब 15 नंबर है। इसका मतलब देखो, गुणा करनी थी किससे? 15 से करनी थी नहीं? तो 3 से काटते, 5 बार 5×5 = 25। इधर करा रहा हूँ, इसका मतलब सही आंसर कितना आना चाहिए था? 25। लेकिन 15 गुणा 15 में कर दी, इससे तो 5 दिया, 15 कितना आ गया? 9। गलत आंसर कितना आया? 9। ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है, और ये गलत। बताओ 25 की जगह 9 आंसर आ रहा है, कितना गलत आ रहा है? 16। किस में आ रहा है? सही आंसर 25 आना चाहिए, तो 25 में परसेंटेज के लिए 100। तो 25 चौका 100, 4 चौक 16, चौक 25। ठीक है ना? देखो, जब कभी भी एज्यूम करो ना, तो आप ऐसा नंबर देखे करो जो इजीली कट जाए। टैक्स तो हम इसलिए ले लेते हैं ना। ए परसेंट मल्टीप्लाई नंबर 3/5। ये कहाँ से है?
अब हो गया ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो लिखो, एक आध और कराना है ऐसा क्वेश्चन, यस और नो? लिखो, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय, ए नंबर बाय 3/4। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, इंस्टेड ऑफ 4/3। फाइंड परसेंटेज चेंज इन कैलकुलेशन। एक आदमी 4/3 की बजाय 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता, तो बताओ उसने कितने परसेंट की गलती? भाई सही किससे गुणा करनी थी? तो सही करनी थी 4/3 से, समझ रहे हो? इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। तो सही जो गुणा करनी थी वो 4/3 से करनी थी, गलती से कर दी 3/4 से, तो मैंने होता है इनका डिनोमिनेटर लो, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। इधर देखो, इधर देखो, आप यहाँ ध्यान दो। आप मुझे बताओ इसको आपका आ गया कितना है? 43 ना? चलो आप मुझे बताओ, देखो सही में उसे गुणा कितने से करनी थी बच्चा? 4/3 से गुणा करनी थी, लेकिन गलती से कितने से गुणा कर दी? 3/4 से। मैंने बताया इनका देखो, सही वाला ये है, गलत वाला ये है। भाई इससे गुणा करनी थी, इसकी बजाय इससे गुणा कर दी, तो राइट और रॉन्ग का साइन तो लगा ही लोगे। मतलब सही आंसर ये आना चाहिए था, गलत आंसर ये आएगा। इनका डिनोमिनेटर लो, 3 और 4 का मल्टीपल कितना होता है? 12। तो बच्चा 12 की गुणा ऊपर करो और 12 की गुणा नीचे। 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 4। इसका मतलब सही आंसर आना था 16, गलत कितना आ गया? 9। तो बताओ 16 की जगह 9 आंसर आ रहा है, कितना गलत आ रहा है? 7। किस में आ रहा है? 16 में। 7 आंसर गलत आया, किसमें? सही आना चाहिए था 16% के लिए। तो 4 से काटो, 4 × 16, ये हो गया 25। तो 7 × 25 कैलकुलेशन कर लेना खुद से। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बता दिया था, जैसे एक दो क्वेश्चन आप समझो इस बात को। एक बच्चा, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को आपने 10% इंक्रीज कर दिया, और इसकी ब्रेथ को आपने जो है 10%, 20% इंक्रीज कर दिया। तो आप मुझे बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आपने क्या करा? लेंथ मतलब लंबाई को भी क्या कर दिया? 10% इंक्रीज कर दिया। ऊपर का साइन मतलब इंक्रीज किया। और ब्रीथ मतलब चौड़ाई को भी क्या काम किया? 20% इंक्रीज कर दिया। तो बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ, बताओ क्या लगेगा फार्मूला? देखो सुनो, देखो इसका, 32%. वेरी गुड। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक बार तो प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ, तो कम से कम 10 तरह से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इसकी लेंथ मान लो x, इसकी चौड़ाई मान लो y, ठीक है ना? और इसके आप मुझे बताओ रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? यही होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मुझे बताओ आप क्या काम कर सकते हो? अच्छा देखो सुनो, एक ये हो सकता है इसका तरीका, तो आप एक्स और वाई मान के आप कंपेयर कर लेना, वही तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। या तरीका ये है कि 10% इंक्रीज हुआ,
तो आप यहीं से देखोगे 10% इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 1/10। इस बात का मतलब ये हुआ कि लेंथ पहले उसकी 10 थी तो अब कितनी होगी 11। यही तो हो गया क्योंकि एक का जो है इंक्रीज हुआ है। क्लियर है ना, समझे भाई? इसका मतलब ये तो थी पहले और ये क्या होगी बाद में। मतलब 10 से क्या होगी 11, 20% का फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब पहले 5 थी तो अब कितना हो गया 6। अब मुझे बताओ इसका एरिया निकालोगे तो पहले एरिया कितना था, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 कितना हो गया 50। अब बाद में एरिया कितना हो गया, तो बाद में लेंथ कितनी हो जाएगी 11 गुणा 6 कितना हो गया 66। बताओ 50 से एरिया 66 हो गया, कितना बढ़ गया 16। किस में बढ़ा 50 में, परसेंटेज के लिए 100। तो 50 गुना 100, 16 गुना 32, 25%। ऐसा आप ऐसा कर सकते थे। मतलब कहने का ये है कि ये किसी भी उसमें लग सकता है, किसी भी उसमें, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह है ना, तो वो बाकी आपके फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हाँ जी समझे, नहीं समझ में आया है ना, तो कॉपी करना था नहीं। चलो आगे कर लिया कॉपी। मिटाने इसको, अब आगे हम बात करें। देखो मिटाना, ये तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, देखो आप इसका ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये फार्मूला होता है कभी भी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ x का मतलब होता है कि पहला चेंज, y का मतलब होता है सेकंड चेंज। तो पहले क्या हुआ 10% इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज के लिए क्या लगाएंगे प्लस का साइन, और फिर 20% इंक्रीज हुआ प्लस 20, प्लस क्या हो जाएगा 10 × 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये +2, तो 32 प्लस का या माइनस का प्लस। इसका मतलब परसेंटेज में कितना 32% क्या हो गया इंक्रीज। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आप इधर देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक रेक्टेंगल है, एक क्या है रेक्टेंगल, इसकी लेंथ में जो है आपने क्या काम करा 30% का इंक्रीज कर दिया, ऊपर की साइन का मतलब 30% का इंक्रीज, और इसकी ब्रेथ में जो है आपने 20% का डिक्रीज किया। कितने का डिक्रीज किया 20%। तो अब मुझे बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एक जगह इंक्रीज हुआ दूसरी जगह डिक्रीज। तो आप इसमें फार्मूला लगाओगे, मतलब एक्स तो प्लस का रहेगा, वाई किसका हो जाएगा डिक्रीज के लिए माइनस का। तो बताओ करो। फोर परसेंट जी देखो इधर देखो, फार्मूला लगाओगे एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये 30% का इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ तो -20। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 30 × 20 अपॉन कितना हो गया 100, दो जीरो से दो जीरो, ये हो गया 10, और ये माइनस का 6 कितना 4। अब 4 प्लस का आया माइनस का, तो प्लस का, तो प्लस का आया तो 4% क्या होगा इंक्रीज, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना। क्लियर है। जैसे आप यहीं से देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि कोई अच्छा रेक्टेंगल सही क्यों करा रहा हूँ अभी समझा दूंगा ना, ये सबका आ सकता है क्वेश्चन। ये जो है 10%, जैसे आप यहीं देखो ये 20% डिक्रीज हो गया लेंथ, और ब्रीथ 30% डिक्रीज होगी। बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस बार दोनों जगह दोनों चीजें क्या हुई है बच्चा डिक्रीज डिक्रीज, तो जाहिर सी बात है एरिया भी क्या होगा डिक्रीज ही होगा। तो आप मुझे बताइए कितना डिक्रीज होगा। दोनों चीज डिक्रीज डिक्रीज हैं, तो -20 और -30 दोनों लेंगे तो -50 हो जाएगा। 44% डिक्रीज। देखो -20 -30, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का साइन है, देखो तुम्हारे लिए समझा देता हूँ, -20 × -30,
और अपॉन क्या हो गया 100, तो ये हो गया माइनस का 50। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का क्या जाएगा 600 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये माइनस का 50, ये प्लस का 6, तो क्या आ गया माइनस का 44% क्या हो जाएगा डिग्री। इसमें बात ये ध्यान रखनी है बेटा, ये जो फार्मूला लगेगा ये 2D में लगेगा। कहाँ पर लगेगा 2D में, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल है, कितना एक्स और वाई। अगर फार्मूला आपको 3D में लगाना हो, सर वॉइस। देखो इधर देखो, देखो अब ये देखो इसका फ्रैक्शन ये हो गया, इसका मतलब पहले जो साइड थी वो 5 थी, अब एक कम होगी तो कितना होगी 4। पहले साइड 10 थी, अब कम होगी कितना हो गया 7। इनका पहले का एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ कितना हो गया 10 पंजे 50, यहाँ 7 चौक 28, कितने की कमी लग रही है तुम्हें बताओ। 22 की कमी लग रही है, किसमें 50 में, परसेंटेज के लिए 100, 50 गुना 100 कितना आ गया, चलो ठीक है ना। अच्छा एक्स वाई से भी कर सकते हैं, आप कर लेना घर पे। इधर सुनो मेरी बात, देखो अच्छा आप ये बताओ 2D और 3D में आप डिफरेंस समझते हो, क्या होता है 2D एंड 3D। देखो 3D भी होता है जिसमें जिसके अंदर 3 वेरिएबल होते हैं, मतलब जैसे लेंथ ब्रीथ और हाइट। 2D वो होता है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, जैसे लेंथ और ब्रीथ। 1D वो होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जैसे लेंथ लेंथ। और 0D वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है ना, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। तो जैसे आप यही देखो, ये कॉपी है, ये कॉपी कैसी होगी 3D, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है। इसका एक पेज लिया, ये पेज कैसा हो गया इसका 2D, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई कुछ नहीं है इसकी, है ना, मोटाई कुछ नहीं है। और अगर जितनी मोटाई में इसी मोटाई में लंबा लंबा काट दिया जाए तो 1D, और उसी उसमें जो है एक बॉल बना दी जाए बाकी बॉल टाइप की तो 0D, है ना। तो बताओगे 1D 0D का कोई एग्जाम्पल दोगे। तो देखो जहां पर अब देखो, जैसे हम रेक्टेंगल निकाल लेते हैं तो रेक्टेंगल होता है 2D। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा जी, उसका एरिया का फार्मूला देखो, तो उसका जो एरिया निकालते हैं तो उसमें L इंटू बी दो ही वेरिएबल आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर्कल, तो सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर कितनी बार आया 2 बार। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ किसका, एक गोले की बात कर रहा हूँ, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो ये कितने वेरिएबल हो गए 3। स्पेयर की भी जो हम बात करें, समझ रहे हो ना। गोला, तो गोला कैसा होता है 3D, जैसे आप यही देखोगे, समझ गए ना भाई, जिसमें 3 चीजें जाएंगी वो 3 वेरिएबल हो जाएगी। क्लियर है। अब जैसे मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप ये देखोगे सिलेंडर, कौन, शंकु, ये सब कैसे होते हैं 3D होते हैं, कैसे होते हैं 3D होते हैं, कोई कंफ्यूजन है। अब आपके पास जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ एक स्फेयर है, क्या है गोला है, तो गोले की रेडियस में, जैसे आप ये देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसकी सर्कल की बात करो, किसकी सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त। तो वृत्त की जो रेडियस है, आपने रेडियस को 10% इंक्रीज कर दिया, कितने परसेंट इंक्रीज किया 10%, तो बताओ इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर्कल मतलब समझ गया, सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब एक कैसी फिगर है 2D। तो बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब फार्मूला लगाओगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 21%। लेकिन अगर यहीं पे देखोगे आप स्पेयर, स्पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये क्या हो गया एक गोला, तो गोले का जो फार्मूला होता है क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ आर कितनी बार आया 3 बार। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो जब कभी भी आपको ऐसा लगाना हो, इसका मतलब 10 10 का जो इंक्रीज हुआ कितनी बार हुआ 10 × 10 × 10, कितनी बार हुआ 3 बार। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि पहले किन्हीं दो को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले इनको सोल्व कर लो, तो 10 + 10
प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 21। इस बात का मतलब है इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप 21। अब एक काम करो 21 का किससे कर दो 10 से, तो ये कितना हो गया 31 प्लस का 2.1 कितना हो गया 33.1। कितने परसेंट है, ठीक है ना। तो जो 3D होगा 3D में भी बेसिकली ऐसे ही करना है, लेकिन पहले अब जैसे मान के चलो ये तो मैंने सर्कल का बताया वो स्क्वायर का बताया। आपसे पूछे किसी का जैसे कौन का फार्मूला क्या होता 4/3। सॉरी, हाँ मुझे बताओ इनके कौन के फार्मूले याद है नहीं। जैसे बेलन का फार्मूला क्या होता, अच्छा वॉल्यूम उसका तो वॉल्यूम, अच्छा सॉरी मैंने एरिया बोल दिया, इनका वॉल्यूम निकलता है 3D में है ना। 2D में एरिया निकालते हैं 3D में वॉल्यूम निकलता है। और एरिया निकलता है तो वो निकलता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में ऐसे बोलते हैं। आयतन, नहीं समझ में आ रहा ना भाई, जो पिक्चर आएगी आप इमेजिनेशन करना उसका कि इसमें दो चीजें होती है तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है तो दो बार फार्मूला लगा। क्लियर है ना, पहले की नहीं दो ऊपर, समझे। अरे जैसे आप यहाँ देखो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड से समझाता हूँ मैं, किससे इसको मिटा दें क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में बोला गया है इसकी लेंथ में 10% का इंक्रीज कर दिया, ब्रीथ में 20% का इंक्रीज कर दिया, और हाइट में 30% का इंक्रीज कर दिया। तो क्यूबॉइड में तीन, अब क्यूबॉइड में आप समझो तीन चीज होती है तो पहले इन दो से क्या निकाल लो एक निकाल लो, और फिर इससे निकाल दो, तो इन दो के साथ इसका करते हैं, समझे। करो। देखो पढ़ाई पे थोड़ा थोड़ा फोकस करो आप, पढ़ आप कम रहे हो, ठीक है ना। और समझ नहीं आ रहा आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चले। और थोड़ा बहुत सीरियस लो सी सेट को, ऐसे बात नहीं बनती सी सेट है ना, वरना फिर एक भेड़ चाल में रह जाओगे ऐसी है ना। आपने देखा होगा ना। और एक तो मतलब आप देखते होगे तो कुछ तो मतलब मुझे लगा वैसे ही बोल ही देते दिखे आदमी। मतलब जैसे मान के चलो कोई आदमी 4 साल से तैयारी कर रहा है और वो जीएस की तैयारी कर रहा है, अब उससे पूछोगे भाई क्या हुआ क्या रहा पेपर का, तैयारी तो खुलती सी सेट पास नहीं हुआ। अब उस महान आत्मा को कोई समझाने वाला आदमी नहीं है, कहने वाला उसके मुंह पे कोई आदमी ये वाली बात कह रहे हैं कि भाई जब सी सेट पास नहीं हुआ तो पढ़ लेता। भाई पास नहीं हुआ तो पढ़ ले। एक बात है ना, आप ये थोड़ी कहोगे किसी आदमी को कोई एक्सक्यूज थोड़ी दोगे ना कोई पास नहीं हो रहा, अब ऐसा आदमी कोई भी कह देगा कि पेपर तो ठीक ही था बस जीएस पास नहीं हुई। अरे पढ़ने के लिए तो उन्होंने दिया है सिलेबस, और किस लिए दिया है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है कुछ समय बाद यही बात जो है कहते रहो, ठीक है ना। पढ़ लो इस, स्थिति आपकी ठीक ठाक है, गंभीरता में नाजुक स्थिति। नाजुक का मतलब समझते हो ना। 71.6। ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे अब आप कर लेना, नहीं होगा तो मुझे बता देना। अच्छा देखो सुनो, ये क्वेश्चन जो है बच्चा इसमें भी ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों का। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं कि एक नंबर से उस नंबर को पहले आपने 20% इंक्रीज किया फिर 30% इंक्रीज डिक्रीज किया, तो बताओ उस नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। करो। कोई नंबर है, उस नंबर को पहले आपने क्या किया 20% इंक्रीज कर दिया फिर 30% डिक्रीज किया, तो बताओ नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये फार्मूला मिल जाएगा दो बार। अच्छा ये फार्मूला आया कहाँ से है, तो जब मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट बताऊंगा, ठीक है ना। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट ही होता है। बस फर्क वो फर्क इतना होता है कि डिस्काउंट डिक्रीज होता है, वो इंक्रीज डिस्काउंट होता है, एक तरह से बट्टा ही होता है वो। आप समझ रहे हो ना। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक इंक्रीज डिस्काउंट होता है एक डिक्रीज होता है। तो वो इंक्रीज डिस्काउंट ही होता है, मतलब कोई चीज लगातार दो बार बढ़ती है, हिंदी में बोलते हैं किरणमाकृत बट्टा। देखो इधर देखो, जैसे आप ये देखोगे तो पहले हो गया 20% बढ़ा फिर 30% घटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 20 गुणा 30 बटे 100।
दो जीरो से दो जीरो, ये हो गया -10 और -6, कितना हो गया 16। तो 16% की क्या आएगी, कमी है। क्लियर है, हाँ जी समझ गया। अच्छा एक बात हो, किसी संख्या को आपने पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, किसी नंबर्स को आपने पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, तो बताओ उस नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई चेंज आएगा या नो चेंज रहेगा। जी ठीक। और ये भी जो कुछ बच्चे हैं आप नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तो क्या है, मतलब आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा कैसे। लोगों के लिए बोला था, लोगों के लिए। देखो सुनो, पहले आपने 20% इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज। अच्छा एक बात हो, फार्मूले में लगा दोगे, डिक्रीज इंक्रीज मतलब +20, फिर -20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 × 20/100। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो, कितना आया -4, तो 4% क्या होगा, डिक्रीज सॉरी। हमेशा याद रखना, देखो सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी नंबर को इतना ही बढ़ाया जाता है और इतना ही घटाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा। क्या होगा बच्चा, लॉस होगा, लॉस परसेंटेज। और इसका फार्मूला होता है x² / 100। क्या होता है, x²/100। जैसे आपसे पूछा गया किसी संख्या को आपने पहले 30% इंक्रीज किया, फिर 30% डिक्रीज किया, तो बताओ उस पर क्या रिजल्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा इसी से फार्मूला बनाइए, फिर आप समझ लोगे। किसी नंबर को पहले 30% इंक्रीज, फिर 30% डिक्रीज। 9% decrease. ठीक है ना। तो आपको बताया कितना, 30 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30 × 30, 2 बार लिख दो इसको, /100, या 900 लिख सकते थे, ये हो गया 9। और हमेशा क्या होगा, डिक्रीज, लॉस ही होता है ऐसे केस। समझ गए ना। तो देखो इस फार्मूले से रिलेटेड आप जो है कुछ क्वेश्चन जो है कर सकते हो ना, बाकी जो नहीं होने का आप जो है मुझसे पूछ रहे हैं ना। तो आज की वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, 1 मिनट आपके पास, 1-2 मिनट है, किसी बच्चे का कोई डाउट। हाँ जी बोलो, है। चलो फिर ऑनलाइन में शेष कल कर।